हेलो, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन। जी हाँ, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जैसा कि पुराने साल की बातें पुराने साल में ही छोड़ दें और नए जोश के साथ अपनी तैयारी को धार दें, जिससे कि आगे आने वाला 2022 हमारे लिए अति 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 मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम देख रहे हैं, सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर हो चुका है और उससे प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर अदर एग्जाम्स में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है। तो जैसा कि घनत्व के अनुसार भी आपको बताया था और दूरी के अनुसार बताया है, या फिर द्रव्यमान के अनुसार भी, परिक्रमण वेग के अनुसार, इस तरह से आपको जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हमने बात की है। तो यहाँ पर वहीं से प्रश्न पूछ लिया है कि बढ़ते घनत्व के आधार पर बताइए, तो हमें इन्हें क्रम से लगाना है। तो अगर क्रम देखेंगे हम, तो इसमें हमारा क्रम है वो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है वरुण। इसके क्रम की अगर हम बात करें तो वरुण ग्रह आएगा, वरुण नहीं, शनि ग्रह आएगा। शनि के बाद आएगा अरुण, अरुण के बाद आएगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आएगा वरुण, और नेक्स्ट वरुण के बाद आएगा मंगल, और मंगल के बाद आएगा शुक्र, और शुक्र के बाद आएगा बुध, और बुध के बाद आएगा पृथ्वी। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, यानी घनत्व के आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है ये। अगर वहीं पर हम बात करें कि दूरी के अनुसार, तो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा पिंड है दूसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। और सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा सूर्य। यानी कि अगर सबसे बड़ा पूछे और इधर पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। यहीं पर अगर हम बात करें जीपीएस में, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस में किया जाता है 24 उपग्रहों का उपयोग। कभी कभी क्या होता है कि जीपीएस की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि चुंबकीय तूफान क्या है। ऑप्शन आप देखेंगे, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन, या फिर उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो खगोलीय
पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? चुंबकीय तूफान कहा जाता है। नेक्स्ट और 5th नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ या अयोग्य या नहीं या फिर पता नहीं। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हाँ, यानी कि प्रभावित करता है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की गति के कारण ही क्या होता है? दिन रात होता है। और जो वार्षिक गति होती है उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उसमें क्या है कि पूछा है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम याद कर लें, जैसा कि आपको बताया भी है कि बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं, कभी कभी एक साथ पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक एक करके पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनके कोई भी उपग्रह नहीं है और बाकी जो ग्रह हैं उनके पास उपग्रह हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रश्न है कि कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ष की लंबाई की, तो यहाँ पर अब ये नहीं पूछेगा, अब पूछेगा यहाँ पर है वरुण। ठीक है, तो अगर पूछता है कि वर्ष की लंबाई इनमें से कहाँ सबसे अधिक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। और अगर पूछे कि सबसे कम कहाँ होगी, तो वो हो जाएगी बुध पर। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर अगर हम एक बार देखें तो शुक्र ग्रह है, बुध है, यानी कि अभी बताया आपको बुध और शुक्र ग्रह क्या है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है ग्रह, और अगर खगोलीय पिंड की बात करें तो दूसरे नंबर का है। मंगल है, उसे लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या है। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या है, ये पीजीटी में पूछा गया था, ये 100 से 200 अरब हो सकता है, 100 भी ऑप्शन में हो कहीं, या फिर 100 से 200 अरब हो। तो अगर कोई भी ऑप्शन में ऐसे आएगी संख्या तो हम उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं। तो ये है प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर हमें गलत कथन छांटना है। तो जैसा कि सौर मंडल के ग्रहों की रचना भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है कि ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि वाहितम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं तो सौर मंडल के ग्रहों की रचना भिन्न भिन्न सही है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित हैं और जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, यह भी बात ठीक है। लास्ट कह रहा है कि वाहितम ग्रह तत्वों से बने हैं जो उच्च तापमान पर ठोस में बदल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है हमारा। तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।
तो यहाँ पर है कि पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का अपनी दूरी पर झुकाव है और सूर्य का घूर्णन है। जैसा कि आपने देखा है कि पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूम रही है तो उससे क्या होता है, उससे दिन रात होते हैं। अगर हम पृथ्वी के परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये वाली बातें आपको याद नहीं रहती हैं तो आप ये सोचें कि परिक्रमण का मतलब परिक्रमा दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि परिक्रमा कर रहे हैं अगर, तो ये परिक्रमण अवधि हो जाएगी। अब परिक्रमा किसकी की जाएगी, जो दूसरा कोई भी है, यहाँ पर ये ग्रह है तो उसकी जो उपग्रह होता है वो क्या करता है, परिक्रमा करता है कि नहीं करता है, बस उसी की बात कह रहे हो। तो यहाँ परिक्रमा परिक्रमण भी, अब ये पृथ्वी का परिक्रमण है उससे क्या होता है, और यहाँ पर है पृथ्वी का घूर्णन है यानी कि दिन रात होता है और ऋतु परिवर्तन। तो यहाँ पर बात कर रहा है मौसम में परिवर्तन के लिए, ये भी उत्तरदायी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती तब भी ये प्रभावित होता। तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, वो कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, है ना। और जो है सूर्य का घूर्णन, तो यहाँ पर सूर्य का घूर्णन कोई इसका मीनिंग नहीं है कि सूर्य का घूर्णन यहाँ पर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि हमारा ऑप्शन है सी नंबर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 12th क्वेश्चन है और यहाँ पर सही मिलान करना है आपको। तो सही मिलान करने के लिए हमें करना क्या है, सही मिलान के लिए हमें सबसे पहले देखना है कौन सा ग्रह है। तो यहाँ पर शुक्र दिया है, मंगल दिया है, अरुण दिया है, शनि दिया है। अब सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर हम हरा ग्रह, तो हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह है अरुण, ठीक है। नेक्स्ट अगर छल्लेदार ग्रह की बात करेंगे तो आप जानते होंगे, या फिर वलयाकार, है ना, जिसके वलय हैं पास, जिसके पास क्या है, वलय है, वो कौन सा ग्रह, तो वो है हमारा शनि ग्रह। अगर हम लाल ग्रह की बात करते हैं जैसा कि अभी आपको बताया, तो वो क्या है, मंगल से मिलान हो जाएगा। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो प्रातः काल का तारा या फिर संध्या का तारा यानी कि शाम का तारा भी इसे कहा जाता है, भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा मिलान हो गया। नेक्स्ट हम बात करें 2 पूर्णिमाओं के मध्य अंतराल होता है लगभग। जैसा कि आप जानते हैं एक अमावस्या होती है, एक मंथ की जो दिन है एक मंथ के, उसमें क्या होता है, तो एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, है ना। अब ये कह रहा है कि 2 पूर्णिमाओं के मध्य का अंतराल। अब इसमें से आप देखेंगे तो 2 पूर्णिमाओं के मध्य का अंतराल कितना निकलेगा। अब आप अगर नॉर्मल वे में भी आप अगर सोचेंगे तो 30 दिन का, पूर्णिमा से पूर्णिमा 30 दिन सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका 29.5 दिन दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यहाँ पर ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो ये दिया था कोपरनिकस ने दिया था, ठीक है। कोपरनिकस के बाद अगर हम बात करें लाप्लास की, तो लाप्लास ने दिया था न्याहारिका परिकल्पना। अगर हम यहाँ पर टॉलेमी की बात करें, तो टॉलेमी महोदय ने क्या क्या बताया, तो टॉलेमी वैसे तो देखा जाए तो ये कहाँ के थे, ये थे अलेक्जेंड्रिया के निवासी, अलेक्जेंड्रिया के निवासी थे ये, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी पुस्तकें हैं ना वो अक्सर पूछी जाती हैं, तो पुस्तकों के बारे में थोड़ा देख लें। पुस्तकें इनकी एक तो है अल्मागेस्ट भी बोलते हैं या फिर अल्मागस्टा, और ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, और इसके अलावा आप भूगोल की रूपरेखा है एनालिमा भी इनकी उपयुक्त पुस्तक है, एनालिमा ये भी इनकी पुस्तक है। और देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकों में आती हैं, जो कि अक्सर अल्मागस्टा अक्सर पूछी जाने वाली पुस्तक है। उसके बाद बात करें हम तो चैम्बरलेन अगर बात करते हैं तो चैम्बरलेन की कौन सी है, ग्रहाणु परिकल्पना, ये जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। लाप्लास है, चैम्बरलेन है, इनकी परिकल्पना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन कीजिए।
अब इसमें सबसे पहला कथन है सफेद द्वाब बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफेद द्वाब का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। या फिर द्वाब के 1 चम्मच पदार्थ का भार, यहाँ पर पदार्थ का भार होगा, है ना, पदार्थ का भार कितना, 10 क्विंटल हो सकता है। तो जो भी बातें यहाँ पर ये सफेद द्वाब के बारे में बताई गई हैं वो सारी की सारी क्या है, सत्य हैं। और ये प्रश्न भी पीजीटी में आ चुका है। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा चैप्टर में की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर यूपीएससी हुआ, नेट एग्जाम हुआ, अगर आप नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आपको काफी मटेरियल हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा, जैसा कि आप ज्योग्राफी से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। जय हिंद।